पॉलिटिकल साइंस में लोक प्रशासन के तहत आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सत्ता यानी प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बीए थर्ड ईयर में सेकंड पेपर, साथ ही एमए सेकंड सेमेस्टर का भी पार्ट है, तथा साथ ही यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं जो स्पेसिफिक पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है तो उसके लिए भी यह उपयोगी हो सकता है, जैसे नेट जेआरएफ या टीजीटी पीजीटी एवं अन्य। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं यहाँ पे सत्ता एवं उत्तरदायित्व की एक डेफिनेशन दी गई है। हेमन के अनुसार उत्तरदायित्व एक अधीनस्थ पर अपने प्राधिकारों के इच्छित कार्य को करने का बंधन है, यानी एक अधीनस्थ द्वारा उसका जो प्राधिकार है, जो उसके उच्च अधिकारी है, उसके अनुसार कार्य करने का बंधन है। वहीं डेविस के अनुसार सत्ता क्या है, तो सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। अब हम विस्तार से देखते हैं कि सत्ता क्या है और उत्तरदायित्व क्या है। सत्ता यानी प्राधिकार का संगठन में वही स्थान है जो मानव शरीर में आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार जब तक हम एक संगठन में सत्ता की उचित व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक वह कार्यशील नहीं हो सकेगा। साइमन, स्मिथ वर्ग तथा थॉमसन ने कार्य विभाजन और सत्ता की किसी भी संगठन की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता माना है। सत्ता या प्राधिकरण का अर्थ क्या होता है, तो सत्ता को प्रशासन में प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी माना गया है। सत्ता को प्रायः शक्ति से संबंधित किया गया है और इसे आदेश देने एवं उसका पालन करवाने के अधिकार की संज्ञा दी गई है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हेनरी फेयोल का जो सबसे फेमस जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसका पालन करवाने की शक्ति है। थियो हेमन के अनुसार सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है तथा उन्हें बाध्य किया जा सकता है, और आदेश के उल्लंघन पर आवश्यकता अनुसार प्रबंधक उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है, यहाँ तक कि उनको कार्य से पृथक भी कर सकता है, यानी कार्य से निकाल भी सकता है। तो ये होती है सत्ता या अथॉरिटी। किंतु मेरी पार्कर, फॉलेट, रॉबर्ट टेनन, बेम, बर्नार्ड, साइमन एवं अन्य मानवीय संबंधी स्कूल विचारकों का कहना है कि जब तक अधीनस्थ उच्चाधिकारी के आदेशों को स्वीकार नहीं करते तब तक उच्चाधिकारी का वह आदेश या विचार सत्ता नहीं माना जाता। यानी इनका मानना ये है, फॉलेट का, टेनन का, बर्नार्ड का और साइमन का, कि सत्ता तभी अर्थपूर्ण होगी जब उसको मानने वाले उसको मानेंगे, स्वीकार करेंगे। सत्ता तब अर्थपूर्ण बनती है जबकि व्यवहार में अधीनस्थों द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है। संक्षेप में, अधिकार सत्ता आदेश देने, निर्णय लेने एवं उनके पालन करवाने की वह शक्ति, स्थिति या अधिकार है जो अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर अर्थपूर्ण बन जाता है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है। यानी सत्ता वो है कि जिसे उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया और अधीनस्थ उसका पालन भी करते हैं, उन आदेशों को स्वीकार भी करते हैं, और तभी जो है एक संगठन जो है अच्छे से कार्य कर पाता है। सत्ता की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सत्ता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, सत्ता एक प्रबंधकीय अधिकार है जिसका प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन ऊपर से होता है। दूसरी विशेषता है सत्ता की, सत्ता निर्णय लेने, अधीनस्थों को कार्य सौंपने तथा अधीनस्थों से संतोषप्रद निष्पादन की अपेक्षा रखने का अधिकार है। तीसरी विशेषता है सत्ता की, संगठन संरचना के उच्च स्तर पर सत्ता का क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है तथा संगठन के निचले स्तर पर पहुंचते पहुंचते सत्ता जो है काफ़ी संकीर्ण हो जाता है। यानी जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो शीर्ष पर होती है और उसको प्रत्यायोजित किया जाता है नीचे के कर्मचारियों में ताकि वो कार्यों को कर सके। ठीक है, तो नीचे पहुँचते पहुँचते सत्ता कैसी हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है। सर्वोच्च सत्ता शीर्ष पर होती है सदैव। सत्ता का प्रत्यायोजन न हो तो किसी संगठन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। सत्ता का प्रत्यायोजन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब तक आप किसी को सत्ता या अधिकार नहीं देंगे तब तक कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कैसे कर सकेगा। ठीक है, तो अगला है सत्ता और शक्ति। तो अगला हम देख रहे हैं कि सत्ता और शक्ति, अथॉरिटी एंड पावर। सत्ता और शक्ति बहुत कुछ मिलते जुलते शब्द लगते हैं, तथापि लोक प्रशासन में ये दोनों अपना विशेष अर्थ रखते हैं और एक के लिए दूसरे का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात अथॉरिटी अलग है और पावर अलग है।
सत्ता का रूप एक प्रकार से कानूनी है, जबकि शक्ति का रूप कानूनी होना आवश्यक नहीं है। जब शक्ति को कानूनी रूप दे दिया जाता है तो शक्ति सत्ता बन जाती है। फिर देखते हैं सत्ता के प्रकार। तो व्यवहार में सत्ता 3 प्रकार की होती है। एक होती है रेखा अधिकार सत्ता, स्टाफ अधिकार सत्ता और क्रियात्मक अधिकार सत्ता। इसमें रेखा अधिकार सत्ता की बात करें, यानी जो जो अथॉरिटी होती है, यही सर्वोच्च सत्ता होती है। सारे डिसीजन लेने का अधिकार जो है लाइन अथॉरिटी को होता है। स्टाफ की बात करें तो ये परामर्शदात्री होते हैं, यानी इनका कार्य होता है परामर्श देना। ठीक है। क्रियात्मक अधिकार सत्ता का तात्पर्य ये होता है कि क्रिया के स्तर पे यहाँ से सर्वोच्च निर्णय दे दिया गया है। क्रिया के स्तर पे किसी योजना के क्रियान्वयन करते समय, ठीक है, जिस सत्ता की आवश्यकता होती है उस सत्ता का प्रयोग जो है क्रियात्मक अधिकार सत्ता के तहत आता है। यानी सर्वोच्च डिसीजन रेखा अथॉरिटी लेती है, लाइन अथॉरिटी लेती है, स्टाफ जो है सहयोग करता है और परामर्श करता है, और ये जो है क्रियात्मक स्तर पे किसी पॉलिसी को लागू करते हुए, उसको क्रियान्वित करते हुए जो है ये सत्ता का प्रयोग करते हैं, तो वो क्रियात्मक सत्ता के तहत आता है। सत्ता के स्रोत की बातें करें तो इसमें 3 विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहला है औपचारिक सत्ता विचारधारा, दूसरा है स्वीकृति विचारधारा और तीसरा है सक्षमता विचारधारा। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? औपचारिक सत्ता विचारधारा का मतलब है कि फॉर्मल, यानी कोई कानूनी संस्था है, लीगल संस्था है। जैसे कि औपचारिक सत्ता विचारधारा के तहत संविधान को जो है औपचारिक सत्ता माना जाता है, यानी संविधान जो है सभी शक्तियों का स्रोत है, और संविधान जो है उन शक्तियों को कहाँ से ग्रहण करती है? तो जनता से। तो अंतिम रूप से सत्ता किस में निहित होती है? जनता में। और औपचारिक रूप से देखा जाए तो संविधान में सत्ता निहित होती है। स्वीकृत विचारधारा के समर्थक कहते हैं कि जो औपचारिक सत्ता है वो तब तक उसका वास्तविक प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे जनता स्वीकार न करे। यानी ये विचारधारा, दूसरी विचारधारा ये कहती है कि सत्ता तभी अर्थपूर्ण बन पाएगा जब जो अधीनस्थ हैं वो उसको स्वीकार करें, उसको एक्सेप्ट करें। और सक्षमता विचारधारा ये कहती है कि जो सत्ता होती है वो कई बार अपने व्यक्तिगत गुणों और अपने कौशल के कारण वो सत्ता को प्राप्त करते हैं, भले ही उन्हें कोई अन्य पद नहीं प्राप्त होता है। जैसे कि किसी के अंदर लीडरशिप का गुण है तो वो नेतृत्व करता है। साथ ही जो भी डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, तो ये अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पे जो है सत्ता का प्रयोग करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। उत्तरदायित्व, किसी व्यक्ति पर कुछ कार्य करने या न करने, वह भी किसी विशेष प्रकार से करने अथवा न करने की जिम्मेदारी क्या कहलाती है? उत्तरदायित्व कहलाती है। सत्ता एवं उत्तरदायित्व में संतुलन बहुत ही आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को जो है सत्ता दे दिया जाए और उससे उत्तरदायित्व कोई न दिया जाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उसकी ना हो, तो स्थिति खराब हो सकती है। साथ ही यदि उसे जो है उत्तरदायित्व के निर्वाह की अपेक्षा बिना सत्ता के, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी गई है लेकिन उसके पास अधिकार ही नहीं है, तो भी यह ठीक बात नहीं होगी। यानी दोनों का होना आवश्यक है। यहाँ हम देखते हैं संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति का उत्तरदायित्व जिस प्राधिकारी के पास है, वह प्राधिकारी तब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता जब तक कि उसको उत्तरदायित्व के अनुकूल ही प्राधिकार या सत्ता प्राप्त न हो। यानी यदि किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक अच्छे से नहीं निभा सकता जब तक कि उसको अधिकार न दे दिया जाए, सत्ता न दे दिया जाए वह कार्य करने हेतु। प्रशासकों को उनके उत्तरदायित्व का ज्ञान अनेक प्रकार के नियमों से कराया जाता है। तो जैसे आप जानते हैं जब भी हम प्रशासकों की बात करते हैं तो कार्यपालिका को जो है प्रशासक कहा जाता है। हमारी स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही होती है, और अस्थायी जो प्रत्येक 5 वर्ष पे चुनी जाती है हमारी सरकार कार्यपालिका, उसे हम अस्थायी प्रशासक कहते हैं। तो ये इनके अंदर उत्तरदायित्व कैसे आता है? तो हम देखते हैं कि जो हमारी सरकार होती है वो संसद यानी लोकसभा अर्थात विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर विधायिका किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मतदाताओं या लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में देखें तो जो प्रशासक होते हैं वो अपने मालिकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यावसायिक संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तथा चाहे वो प्राइवेट प्रशासन हो यानी निजी प्रशासन हो या फिर सरकारी प्रशासन हो, लोक प्रशासन हो, ये जो है न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि सत्ता एवं उत्तरदायित्व में घनिष्ठ संबंध है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। वस्तुतः सत्ता किसी उत्तरदायित्व को पूरा करने का ही माध्यम है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझने में हेल्प मिला होगा और आप इसको एग्जाम में अच्छे से
कर पाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यदि आप किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या आप इसमें कुछ और चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।